हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो बेटा ध्यान दीजिए, आज हम लोग अपने क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के 5वें लेक्चर में हैं। और ये जो 5वां लेक्चर है, ये 5वां लेक्चर किस पे आधारित है? तो 5वां लेक्चर आधारित है मेथड्स टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किस पे आधारित है? मेथड टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, यानी किसी भी विलयन की सांद्रता को बताने के लिए किन किन विधियों का उपयोग किया जाता है, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो चूंकि मैं आगे आपको पढ़ाने से पहले या आगे आपको बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? तो चूंकि यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन हमको पढ़ने हैं वो हमारे लिए सब के सब बाइनरी सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन। पीछे भी मैंने बताया था आपको, वो सब हमारे लिए बाइनरी सॉल्यूशन है। और व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन, ये तो आपको पता होगा बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। यानी ऐसे सॉल्यूशन जिसमें केवल एक सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट हो, वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें केवल एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल है चीनी और पानी, यानी एक सॉल्यूट चीनी हो गया और एक सॉल्वेंट पानी वाटर हो गया, तो दोनों मिलकर कितने कंपोनेंट बने? 2 कंपोनेंट। यानी ऐसे सॉल्यूशन जिसमें केवल कितने कंपोनेंट हो? केवल 2 कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट कंपोनेंट हो और एक सॉल्वेंट कंपोनेंट हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। और इसी बाइनरी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है? तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। यानी हमारे सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, उसका क्या अमाउंट है, क्या मात्रा है। तो किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के अमाउंट को बताने के लिए, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट को बताने के लिए हम लोग जिस मेथड का यूज करते हैं उस मेथड के बारे में ही पढ़ना है। यानी कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? तो किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के अमाउंट को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है तो हमारा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा, और सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट बनेगा। क्लियर है ये बात? अब देखिए कि इसमें क्या हमको पढ़ना है। जब हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला देंगे तो हमारे लिए क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन बनेगा। तो इस सॉल्यूशन, जो ये सॉल्यूशन बन रहा है, इस सॉल्यूशन में हमारे सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, इस सॉल्यूट का क्या अमाउंट है, उसी अमाउंट को क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और इसी सॉल्यूट के अमाउंट को कैलकुलेट करने की अलग अलग मेथड के बारे में हमें पढ़ना है। तो चूंकि इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर यानी चौथे लेक्चर में आपको बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए मैंने वहाँ पर 2 मेथड बताए थे। अब बाकी के जो मेथड हैं इस लेक्चर में बताए जाएंगे। तो देखिए, अब हमारा अगला जो मेथड है, यानी मेथड टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में तीसरा जो मेथड है, पहला दूसरा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। तीसरा मेथड है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये एक मेथड है जिसे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज? आपको कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि मास को किस में देखना है? वॉल्यूम में। मास को किस में देखना है? वॉल्यूम में। यानी किसी भी सब्सटेंस के मास को, द्रव्यमान को उसके आयतन में देखना है।
तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, ये मास किसके लिए आया है, ये मास आया है सॉल्यूट के लिए और ये वॉल्यूम आया है सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए आया है, सॉल्यूशन के लिए। यानी सॉल्यूशन के दिए गए वॉल्यूम में सॉल्यूट का क्या अमाउंट है, व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन के दिए गए वॉल्यूम में हमारे सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और इसको डिनोट करते हैं कैसे, इसको लिखते हैं, इसको कैसे, इसको राइट, इसको कैसे, मतलब इसको डिनोट करने का क्या तरीका है, इसको लिखने का क्या तरीका है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W/V%। किससे डिनोट करते हैं, W/V% से। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर हमने बाइनरी सॉल्यूशन की बात की थी, तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट कंपोनेंट एंड सॉल्वेंट कंपोनेंट। तो जो बेटा ये सॉल्यूट कंपोनेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं कंपोनेंट ए। किसी भी सॉल्यूशन के लिए हम लोग इसको कंपोनेंट ए मानते हैं। और क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल करोगे तो इसको कंपोनेंट ए मानकर ही करोगे, जो भी फार्मूला प्रूफ करोगे तो सॉल्यूट को कंपोनेंट ए मानकर ही करोगे। और सॉल्वेंट हो गया आपका कंपोनेंट बी, कंपोनेंट बी। यानी कहीं भी कंपोनेंट बी की बात की जाए तो आपको क्या मानना है, सॉल्वेंट, और अगर कंपोनेंट ए की बात की जाए तो सॉल्यूट। तो चलिए, अब यहाँ पर मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को तो हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया W/V%, W/V%, जहाँ W क्या है, मास है, और V क्या है, वॉल्यूम है। तो चलिए देखिए, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो देखिए इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ कैन वी डिफाइन मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को डिफाइन करने का क्या तरीका है, तो देखिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि द मास ऑफ सॉल्यूट, किसमें, ग्राम में, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम presenting 100 ml of solution। यानी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, और देखिए मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या है कि ये किसी भी सॉल्यूट का वह मास है, किसी भी सॉल्यूट का, सॉल्यूट आपको बताए थे कि जो कंपोनेंट हमारे सॉल्यूशन में कम होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन में मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज की बात अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पर मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का क्या मतलब होता है, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है कि दिए गए सॉल्यूशन के, यहाँ पर 100 ml चूँकि मैंने लिखा है, तो चूँकि 100 ml इसको केवल डिफाइन करने के लिए लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर मतलब क्या बनता है कि किसी भी दिए गए सॉल्यूशन के 100 ml वॉल्यूम में हमने यूनिट लगाया है, यानी किसी भी सॉल्यूशन के दिए गए वॉल्यूम में सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है। यानी किसी भी विलयन में, किसी भी सॉल्यूशन में अगर उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें पता है 5 लीटर, 7 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, कोई भी वॉल्यूम हो, तो उस दिए गए वॉल्यूम में, उस दिए गए आयतन में हमारा जो सॉल्यूट मिलाया गया है उस सॉल्यूट का कितना मास है, कितना द्रव्यमान है, कितना भार है, कितना उसका मात्रा, मतलब वजन कितना है। समझ में आ रही है बात। अगर मैं कहूँ कि 5 ग्राम चीनी को 250 ml जल में घुलाया गया, तो यहाँ पर जल में घुलाया गया तो वॉल्यूम कितना हो गया, 250 ml जो है उसका वॉल्यूम हो गया 250 ml।
और 5 ग्राम चीनी को घुलाया गया है। तो जो 5 ग्राम चीनी थी वो आपकी क्या हो गई, सॉल्यूट हो गई। और उस 5 ग्राम चीनी को चूंकि किस में घुलाया गया है, 250 ml जल में, तो कितने वॉल्यूम में, तो यानी पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 250 और उसमें 5 ग्राम शुगर को घुलाया गया है। तो वो हो जाएगा मास किसका, शुगर का, यानी शुगर के 5 ग्राम को 250 ml सॉल्यूशन में घुलाया गया। तो उसी तरह से किसी भी सॉल्यूशन के दिए गए वॉल्यूम में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है उसको एक्सप्रेस करने के मेथड को हम लोग कहते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखिए मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे मैथमेटिकली लिखते हैं, कैसे फार्मूला इसका बनाते हैं। तो देखिए W/V% इज इक्वल टू क्या कहा गया, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, W, और क्योंकि सॉल्यूट कौन सा कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट, तो WA बाई, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो चूंकि दोनों का सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं V इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा हमें। तो ये हो गया आपका WA/V इंटू 100, जहाँ पर WA है मास ऑफ सॉल्यूट, क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर ml। क्लियर है कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या बताता है कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज किसी भी सॉल्यूशन के दिए गए वॉल्यूम में प्रेजेंट सॉल्यूट का अमाउंट उसका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। ये क्लियर है आपको, कोई डाउट इसमें, चलिए अच्छी बात है। हाँ तो देखिए अब हमने तीसरा पार्ट पढ़ लिया, यानी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज तीसरा मेथड पढ़ लिया। अब जो हमको चौथा पढ़ना है इसमें, वो चौथा है हमारा पार्ट पर मिलियन। क्या बताया मैंने, पार्ट पर मिलियन। आइए उसको मैं इसको मिटा देता हूँ, पार्ट पर मिलियन। तो ध्यान से समझेंगे पार्ट पर मिलियन को। पार्ट पर मिलियन में अक्सर कन्फ्यूजन रह जाता है, उस कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा। देखिए अब जो चौथा है ये है आपका पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PPM, पार्ट पर मिलियन। थोड़ा मैं बड़ा लिख दूं, पार्ट पर मिलियन PPM। अब देखें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट पर मिलियन। अब आपको इसमें एक बात समझ में आ रही होगी पार्ट पर मिलियन में, कि पार्ट पर मिलियन यानी प्रति मिलियन उसका कितना भाग है, प्रति मिलियन कितना भाग है किसका, सॉल्यूट की तो बात कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही होता है क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूशन के दिए गए मिलियन पार्ट में, सॉल्यूशन के दिए गए मिलियन पार्ट में हमारे सॉल्यूट का कितना पार्ट है। तो अब सॉल्यूशन का मिलियन पार्ट ये 10 लाख पार्ट लेंगे, तो भाई सॉल्यूशन का 10 लाख हिस्सा लेंगे और उस 10 लाख हिस्से में हमारे सॉल्यूट का क्या अमाउंट है, वही पार्ट पर मिलियन होगा। तो देखिए अब आप सोच रहे हो कि सर उतने अधिक पार्ट को लेने की जरूरत क्या पड़ती है। तो हमारे लिए कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन हैं जहां सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, बहुत कम, वेरी माइन्यूट है। तो जहां पर सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो वहां पर हम लोग पीपीएम का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं, पहले एग्जांपल देता हूं फिर आपको मैं ये समझाऊंगा पार्ट पर मिलियन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके लिए दूं, वाटर का एग्जांपल, पीपीएम का समझोगे आप। वाटर के लिए, वाटर का हमने लिया 1 मोल, कितना ले लिया 1 मोल वाटर, 1 मोल, एक मोल, ये एक मॉलिक्यूल वाटर का, एक मोल मतलब एक मॉलिक्यूल वाटर। और एक मॉलिक्यूल वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो बराबर होता है 2 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास
या एटॉमिक मास क्या होता है 1, और कितने हाइड्रोजन है 2, और प्लस चूंकि ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन का कितना होता है भाई 16 होता है, तो इसमें 16 ऐड कर देंगे तो 16 और 2 18 ग्राम। यानी एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मास कितना होता है 18 ग्राम। और मैं पूछूं कि 18 ग्राम वाटर लेंगे तो क्या उसमें केवल हाइड्रोजन और केवल ऑक्सीजन मिलेगा जी? क्या 18 ग्राम वाटर में केवल हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा? दिख तो केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहा है, दिख तो केवल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही रहा है, लेकिन क्या हमारे पानी में केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं? चूंकि ये तो फॉर्मूला है, लेकिन क्या पानी में केवल हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर सोडियम भी प्रेजेंट है, क्लोरीन भी प्रेजेंट है, कैल्शियम भी प्रेजेंट है। आपको ये बात पता है कि नहीं? मिनरल वाटर कहते हैं, तो पानी में कुछ ना कुछ सब्सटेंस या कुछ ना कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है, तभी तो उसको मिनरल वाटर कहते हैं। तो वहाँ पर जो सोडियम है या क्लोरीन है वो इतने कम अमाउंट में है, इतने कम अमाउंट में है कि उसको 100-200 ग्राम या 250-300 ग्राम लेकर के बताया उस नहीं जा सकता। यानी पानी का 100-200 ग्राम या 2 केजी 4 केजी 5 केजी लेकर के उसमें हम लोग इसके अमाउंट को बता नहीं सकते। तो वहाँ पर अमाउंट को बताने के लिए क्या किया जाता है, हमें मिलियन पार्ट को लेना पड़ता है कि मिलियन पार्ट में हमारे जो सॉल्यूट हैं वो कितने हैं। तो देखना कभी मिनरल वाटर के बोतल पे लिखा रहता है पार्ट पर मिलियन, कैल्शियम इतना पार्ट मिलियन, सोडियम इतना पार्ट पर मिलियन, मैग्नीशियम इतना पार्ट पर मिलियन। तो वो सब क्या होते हैं कि हमारे किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो जब सॉल्यूट का बहुत कम अमाउंट होता है तो उसको आसानी से हम लोग क्या करते हैं, पार्ट पर मिलियन के द्वारा बता सकते हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन को, अमाउंट को। क्योंकि यहाँ पर क्यों पार्ट पर मिलियन लिया जा रहा है, तो पार्ट पर मिलियन के लिए जाने का यही कारण है बेटा कि जो सॉल्यूट का अमाउंट है 1000 पार्ट में, 100 पार्ट में, 10,000 पार्ट में, वो बताया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका अमाउंट इतना कम है, उसका अमाउंट इतना कम है कि हम लोग 1000 पार्ट में या 100 पार्ट में उसको सिग्निफिकेंटली आसानी से लिख नहीं सकते। तो सिग्निफिकेंट बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए, उसको लिखने लायक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिलियन पार्ट को चूज करते हैं। और उस मिलियन पार्ट में हमारे सॉल्यूट के कितने अमाउंट प्रेजेंट हैं वही आपका क्या बताता है, आपका पार्ट पर मिलियन बताता है। तो देखिए पार्ट पर मिलियन का यूज क्यों करते हैं, व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट, ट्रेस मतलब वेरी लेस, ट्रेस मतलब होता है वेरी लेस, अमाउंट वेरी लेस अमाउंट, then we एक्सप्रेस माने व्यक्त करते हैं, रेलवे वाली एक्सप्रेस नहीं, then we express concentration in ppm more conventionally, यानी आसानी से, कॉन्वेंशियली मतलब आसानी से। देखिए जब हमारे सॉल्यूट का अमाउंट किसी भी सॉल्यूशन में बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि उसको 100 पार्ट में या 1000 पार्ट में या 10,000 पार्ट में नहीं बता सकते आसानी से, तो उसके लिए हमको मिलियन पार्ट को लेना पड़ता है। और उस मिलियन पार्ट में उस सॉल्यूट के अमाउंट को जब बताते हैं तो उस बताने के प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं पार्ट पर मिलियन में कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाला है। क्लियर है ये बात? तो देखिए अब ये तो हमने लिख दिया कि कब यूज होता है। अब इसका डिफिनीशन क्या होगा, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ पार्ट पर मिलियन, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ पार्ट पर मिलियन। तो इसका डिफिनीशन होगा इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ
सॉल्यूट, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट। किसमें मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे? मास की बात आ गई तो ग्राम में लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन के 10⁶ ग्राम अगर लें, इसका क्या मतलब हुआ कि इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट। किसी भी पार्ट पर मिलियन का डिफिनीशन आपको मैं समझा रहा हूं कि पार्ट पर मिलियन को कैसे परिभाषित करते हैं। तो पार्ट पर मिलियन किसी भी सॉल्यूशन के 10 लाख ग्राम, कितने ग्राम? 10⁶ मतलब 10 लाख ग्राम। तो किसी भी सॉल्यूशन के 10 लाख ग्राम में सॉल्यूट का कितना अमाउंट, कितना ग्राम प्रेजेंट है। यानी सॉल्यूशन का 10 लाख ग्राम लें तो उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही आपका पार्ट पर मिलियन कहलाता है। बेटा क्लियर हुआ पार्ट पर मिलियन? तो देखिए पार्ट पर मिलियन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको समझ में आया है? तो चलिए पार्ट पर मिलियन का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पार्ट पर मिलियन? तो देखिए पार्ट पर मिलियन PPM इक्वल टू होता है, क्या बताया मैंने कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो कैसे लिखेंगे PPM को? तो लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट किस में लेंगे बेटा? ग्राम में, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको भी किस में लेंगे? ग्राम में। और चूंकि कितने पार्ट में निकालना है? 10⁶ पार्ट। इसके पीछे मैंने आपको मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज बताया। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट कितने में था? परसेंट, यानी प्रति 100 में था। और ये पर मिलियन है तो यहाँ वहाँ पर परसेंट में था तो 100 से गुणा करते थे, और ये चूंकि मिलियन में है तो 10⁶ का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये होता है PPM का फॉर्मूला, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। कब यूज होता है? जब सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो हम लोग PPM का यूज करते हैं। क्लियर है ये बात? अब मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको दे दूँ। किसका एग्जाम्पल? पार्ट पर मिलियन का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए मैं दे देता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट पर मिलियन। जैसे मैं यहाँ पर एक बात करूँ, जैसे इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए ये मैं मिटा देता हूँ। ये तो आपको समझ में आया कि सॉल्यूट क्या होते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूशन किसके बारे में पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो, यानी 2 कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। तो चलिए देखिए मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए दे देता हूँ। पार्ट पर मिलियन आपको बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा कि पार्ट पर मिलियन क्या होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ। जैसे मैं कहूँ कि आजकल सबसे बड़ी समस्या है एयर पॉल्यूशन की, है ना? वायु प्रदूषण की समस्या सबसे अधिक है। कहीं भी बड़े बड़े शहरों में आप जाइए, बड़े बड़े महानगरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, कलकत्ता, चेन्नई, तो इन सब शहरों में जाने पर प्रदूषण के स्तर में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, यानी प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर बेटा प्रदूषण की दर को बताने के लिए इस PPM का यूज होता है। किसका यूज करते हैं? PPM का। चूंकि प्रदूषण ज़्यादा है, कहने का क्या मतलब है कि प्रदूषण ज़्यादा है, लेकिन उस प्रदूषण के जो पार्टिकल हैं, जो पार्ट हैं, उस पूरे एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में बहुत कम है। एटमॉस्फेयर तो हमारा छोटा है नहीं, तो एटमॉस्फेयर तो चूंकि बड़ा है, तो उस बड़े एटमॉस्फेयर में हमारे जो पॉल्यूटेंट हैं, जिनके कारण हमारा एयर पॉल्यूट होता है, तो उनके कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए हम लोग PPM का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे अभी कुछ दिन पहले खबर छपी थी कि इन दिल्ली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 gas in air is 10 ppm. इसका क्या मतलब है कि इन दिल्ली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 गैस इन एयर इज 10 ppm।
तो यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है कि दिल्ली के हवा में सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 10 ppm है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब सीधे यहाँ से निकालेंगे कि इसका ये मतलब हुआ कि इफ वी टेक 10⁻6 ml ऑफ एयर, यानी अगर हवा का 10 लाख मिलीलीटर लें, इफ वी टेक 10⁻6 मिलीलीटर ऑफ एयर, अगर हवा का 10⁻6 मिलीलीटर लें यानी 10 लाख मिलीलीटर लें, तो उसमें हमारे सल्फर डाइऑक्साइड का क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा? 10 ml SO2 होगा। यानी अगर हम हवा का 10 लाख मिलीलीटर वॉल्यूम लें तो उसमें हमको 10 ml SO2 मिलेगा। अब आप सोच सकते हो कि हवा का 10 लाख मिलीलीटर और हवा के 10 लाख मिलीलीटर में 10 मिलीलीटर SO2 है, यानी SO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? बहुत कम है, क्योंकि वो 10 लाख है 10 ml है। तो इस तरह के बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए, इस तरह के बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए हम लोग ppm का यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि जब 10 लाख में 10 ml है तो 100 ml में कितना होगा? आसानी से उसको बता पाओगे? कैलकुलेट कर पाओगे? इतना छोटा हो जाएगा कि कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो चूंकि जब किसी भी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है किसी भी सॉल्यूशन में, तो वहाँ पर हम लोग ppm का यूज करते हैं। और ppm का फार्मूला क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6, और इसका यूनिट होता है ppm। क्या यूनिट होता है? ppm। क्लियर है? कोई डाउट ppm में? चलिए, अच्छी बात। तो देखिए, अब हमारे सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन बताने की अगली विधि है, यानी 5वीं विधि, वो 5वीं विधि आपकी है मोलैरिटी, और जो 6ठी विधि है वो है मोलैलिटी। तो ये मोलैरिटी और मोलैलिटी क्या होते हैं? तो ये मोलैरिटी और मोलैलिटी का यूज हम लोग कंसंट्रेशन को एक्सपेरिमेंट में बताने के लिए, प्रैक्टिकल यूज जब करते हैं, एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल जब करते हैं, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन बताने के लिए हम लोग मोलैरिटी या मोलैलिटी का यूज करते हैं। तो देखिए कि व्हाट इज मोलैरिटी एंड मोलैलिटी क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं मोलैरिटी के बारे में और मोलैलिटी के बारे में थोड़ा बताऊं। देखिए, मोलैरिटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं मोलरता। क्या कहते हैं? मोलरता। और इसको लिखने का, इसको निरूपित करने का या डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल M का इस्तेमाल करते हैं। यानी मोलरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रदर्शित करते हैं M से। और मोललिटी को कहते हैं मोललता। मोललता, लौंग लता नहीं, मोललता। इस मोललता को, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। समझ में आ रही बात? मोलरिटी को मोलरता लिखते किससे हैं? कैपिटल M से। मोललिटी को मोललता लिखते किससे हैं? स्मॉल m से। अब देखिए कि मोलरिटी क्या होती है। तो ये भी कंसंट्रेशन बताने का एक तरीका ही होता है, जिसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter of solution। और 1 लीटर क्या है भाई? वॉल्यूम ही तो है। 1 लीटर क्या है? वॉल्यूम है। यानी किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट के मोलों की कितनी संख्या प्रेजेंट है। अब चूंकि यहाँ पर सॉल्यूट का ही अमाउंट बता रहे हैं, लेकिन सॉल्यूट का अमाउंट किसके रूप में बता रहे हैं हम? मोल्स के रूप में। किसके रूप में बता रहे हैं? मोल्स के रूप में। अब चूंकि मोल्स क्या होते हैं, अभी इसको आगे मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा कि मोल्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं। लेकिन अभी ये समझिए कि केवल मोल्स को समझिए कि किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर आयतन में 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलैरिटी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मोलैरिटी। तो देखिए, मोलैरिटी का क्या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली देखें,
तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको? तो चूंकि मोलरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल M इज इक्वल टू डिफाइन ए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। किसके तरह डिफाइन कर रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर के लिए लिखते हैं n, नंबर ऑफ मोल्स को n से लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को किससे लिखते हैं, स्मॉल n से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सॉल्यूट। और चूंकि मैंने अभी तुरंत बताया था, थोड़ा वीडियो को पीछे रिवर्स करके देखिए कि नंबर ऑफ सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी बाइनरी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट, सॉल्यूट कंपोनेंट और सॉल्वेंट कंपोनेंट। सॉल्यूट इज ए कंपोनेंट एंड सॉल्वेंट इज बी कंपोनेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो एन ए जब लिख दिए तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। और चूंकि ये क्या है, सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी को किस में लेंगे, लीटर में। भी को किस में लेंगे, इन लीटर में। वॉल्यूम को लेंगे लीटर में, या केवल एल लिख दें यहाँ पर, उसका मतलब क्या होगा, लीटर में। यानी m इक्वल टू होता है एन ए अपॉन भी, जहाँ पर एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है? यानी किसी भी सॉल्यूशन के दिए गए वॉल्यूम में, किसमें वॉल्यूम लेना है, लीटर में। यानी किसी भी सॉल्यूशन के दिए गए वॉल्यूम में प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल्स की संख्या, प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल्स की संख्या क्या कहलाती है, मोलरिटी कहलाती है। इस कैपिटल M को क्या कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। क्लियर है? अब आइए थोड़ा हम लोग चलते हैं किस पे, मोलरिटी पे। तो मोलरिटी भी नंबर ऑफ मोल से होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। अब कुछ समझ में आया? चूंकि यहाँ पर पूरे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के दिए गए वॉल्यूम में, सॉल्यूशन के दिए गए वॉल्यूम में कितने मोल हैं वो क्या कहलाएगी, मोलरिटी यानी मोलरता कहलाती है। लेकिन 1 किलो सॉल्वेंट में, 1 किलो सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल हैं, सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलरिटी। यानी जो भी कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, अगर 1 लीटर वॉल्यूम में निकालते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो मोलरिटी। यानी 1 लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर आयतन में विलेय के, विलेय यानी सॉल्यूट के मोल्स की संख्या क्या कहलाएगी, मोलरिटी। लेकिन जब सॉल्यूशन के जगह पे 1 लीटर सॉल्यूशन को हटा दें, अब सॉल्वेंट आ गया, यानी 1 लीटर, 1 kg, अब लीटर हटा दिए, 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलरिटी कहेंगे। यानी मोलरिटी को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली कैसे इसको लिख सकते हैं, तो देखिए चूंकि मोलरिटी को किससे लिखते हैं, स्मॉल m। स्मॉल m इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर के लिए n लगाते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए, और सॉल्यूट के मोल्स का नंबर है तो a लगाएंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन प्रेजेंट इन 1 kg। चूंकि 1 kg है तो 1 kg क्या है, kg क्या है, मास है ना, तो मास के लिए लिखते हैं W, और किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, तो WB लिखेंगे। WB को किस में लेंगे, kg में लेंगे। तो ये हो गई आपकी मोलरिटी, जहाँ पर Na क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो देखिए
मैथमेटिकली क्या बता, और ये स्मॉल एम क्या है हमारे लिए, मोलैलिटी। क्लियर है? तो देखिए मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या अंतर है। तो चूंकि मोलैलिटी में कॉन्सेंट्रेशन 1 लीटर सॉल्यूशन में निकालते हैं और मोलैलिटी में कॉन्सेंट्रेशन 1 kg सॉल्वेंट में निकालते हैं। यानी 1 किलो विलायक यानी सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल हैं वो हो जाएगी आपकी मोलैलिटी, और 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूट के कितने मोल हैं वो हो जाएगी आपकी मोलैरिटी। तो देखिए इसको मैं ट्रिक पे कैसे आपको समझा दूँ कि कभी आप ना भूलो, तो उसको ध्यान से सुने। देखिए अगर आपसे कोई कहे कि मोलैरिटी और मोलैलिटी का डिफिनीशन बताओ या फार्मूला बताओ, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी में कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या अंतर होता है। तो सबसे आसान तरीका जो कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे, आसानी से आपको याद रहेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मोलैलिटी एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मोलैरिटी, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा ट्रिक ले लेना है। करना क्या है कि इसके लास्ट वाले लिटी को और इसके लास्ट वाले रिटी को ले लेना है, लास्ट वाले रिटी और लास्ट वाले लिटी को। अब देखेंगे कोई पूछा मोलैलिटी, तो लास्ट में क्या है, लिटी है। तो लिटी इज अ सॉलिड, लिट्टी खाते हैं ना, लिट्टी चोखा, तो उसको किस में, लीटर में नाम मापेंगे, केजी में ना, 10 kg 5 kg लिट्टी 7 kg लिट्टी तो कोई खाता नहीं है 5-7 kg, लेकिन हम लोग उसको लीटर में तो नापेंगे नहीं, केजी में ही नापेंगे। तो जहाँ पर मोलैलिटी आएगी, मोलैलिटी, तो जान लेना कि लिट्टी को किलो में नापेंगे, लिट्टी को किलो में मापते हैं, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg, नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन मास, और केजी क्या है, मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा आपका, मोलैलिटी होगा। और जब लिटी हो गया तो रीटी की बात आती है, तो मोलैरिटी, मोलैरिटी, और रीटी है तो जाहिर सी बात है कि लिटी नहीं है, रीटी है, तो रीटी है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम हो जाएगा। लिटी आता है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लेंगे 1 kg करेंगे तो सॉल्वेंट लेंगे, और जब 1 लीटर करेंगे तो सॉल्यूशन लेंगे। क्लियर है ये मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, कोई डाउट इस पे नहीं ना। यानी इसको एक और डिफिनीशन दे सकते हैं, क्या एक और डिफिनीशन दे सकते हैं हम लोग, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम, यानी दिए गए वॉल्यूम में सॉल्यूट के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलैरिटी कहलाती है। और इसको एक और क्या डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के दिए गए द्रव्यमान में सॉल्यूट के मोलों की संख्या मोलैलिटी, और जब दिए गए वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के दिए गए वॉल्यूम में, सॉल्यूशन के दिए गए वॉल्यूम में सॉल्यूट के मोलों की संख्या उसकी मोलैरिटी कहलाती है। यहाँ तक आपको एक बात क्लियर है। अब देखिए चूंकि मोलैरिटी और मोलैलिटी में, मोलैरिटी और मोलैलिटी में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बताने के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं, प्रेफरेंस मतलब महत्व, यानी साइंटिफिक कैलकुलेशन करना होता है तो उस साइंटिफिक कैलकुलेशन को करने के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस मोलैलिटी को देते हैं कि मोलैरिटी को देते हैं। तो ज़्यादा प्रेफरेंस बेटा हम लोग मोलैलिटी को देते हैं। किसको देते हैं, मोलैलिटी को। क्यों देते हैं तो आइए बता दें। देखिए मोलैरिटी किस पे डिपेंड कर रही है, ये वॉल्यूम पे है ना, यानी दिए गए वॉल्यूम में, तो ये जो कि वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और चूंकि ये किस पे डिपेंड कर रही है, दिए गए मास पर, तो ये है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट।
क्यों ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और क्यों ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये क्यों टेम्परेचर पर आधारित है, ये क्यों टेम्परेचर पर निर्भर करती है और ये क्यों टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि चूंकि देखिए, जब किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को चेंज करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो या तो एक्सपैंड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सपैंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट। जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पर वो उसका वॉल्यूम बढ़ता है यानी फैलता है, और टेम्परेचर घटाने पर वो घटता है यानी उसका वॉल्यूम कम होता है। तो चूंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वॉल्यूम में चेंज होगा। तो जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, और जब वॉल्यूम चेंज करेंगे तो मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज, और वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। यानी एक ही सॉल्यूशन का अलग अलग टेम्परेचर पे मोलैरिटी अलग अलग आ सकती है। एक ही सॉल्यूशन का अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग मोलैरिटी आएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, और जब वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगी। तो चूंकि टेम्परेचर के साथ मोलैरिटी चेंज हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। और यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करे या घटाए बढ़ाए, मास में तो कोई अंतर नहीं पड़ता। क्या किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो 5 किलो से 7 किलो हो जाएगा, या ठंडा करेंगे तो 5 किलो से 3 किलो हो जाएगा? जी नहीं, मास में कोई चेंज नहीं होता है। ये टेम्परेचर को चेंज करने पर इसका मास ना घटेगा ना बढ़ेगा, मास तो यूनिवर्सल होता है, फिक्स होता है। तो मास में कोई चेंज नहीं होगा, तो मोलैरिटी और हर टेम्परेचर पे अलग अलग टेम्परेचर भी हो लेकिन मोलैरिटी ऑलवेज फिक्स होती है। तो चूंकि मोलैरिटी फिक्स है इसलिए ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि टेम्परेचर के साथ मोलैरिटी चेंज नहीं होती। अलग अलग टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर के साथ मोलैरिटी चेंज नहीं होती तो इसको हम लोग मोर प्रेफर करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए, किसके कंपेरिजन में? मोलैरिटी के कंपेरिजन में। ये बात आपको क्लियर है? अच्छा, तो चलिए अब आपको मैंने यहाँ पर बताया था नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, आइए मैं उसको सिखा दूं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। मिटा दूं, नोट करना होगा, वीडियो पास करके नोट कर लेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, ये पूरा मिटा देता हूं मैं। देखिए हेडिंग है मेथड्स टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। Method to calculate number of moles. Method to calculate number of moles in given substances. In given substances. किसी भी दिए गए सब्सटेंस में, किसी भी दिए गए सब्सटेंस में, given substances, किसी भी दिए गए सब्सटेंस में मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो देखिए how can we calculate the number of moles in given substance। तो देखिए सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के गिवन मास में मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, तो इसको डिफाइन भी कर सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स इज द रेशियो ऑफ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। यानी गिवन मास ऑफ सब्सटेंस यानी गिवन मास और मोलर मास के रेशियो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं एन से, नंबर ऑफ मोल्स को किससे लिखते हैं, एन से। और गिवन मास को लिखते हैं डब्ल्यू से, और मोलर मास को लिखते हैं एम से। समझ में आ रही बात हमारी। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। देखिए कैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कह दूं कि पहला एग्जांपल, कैलकुलेट
द number of moles in 10 ग्राम ऑफ NaCl, यानी NaCl के 10 ग्राम में, 10 ग्राम लीजिए या 100 ग्राम लीजिए, आसान रहेगा, 100 ग्राम में यानी 100 ग्राम NaCl में कितने में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम NaCl, 100 ग्राम NaCl में मोलों की संख्या निकालिए। तो यही दिया गया द्रव्यमान है आपका, गिवन मास क्या है, यही 100 ग्राम आपका है, और मोलर मास निकालने में सिखा देता हूँ। तो देखिए, चूंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, सिंस नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास को W से, मोलर मास को M से डिनोट करते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना है आपका, 100 ग्राम। तो गिवन मास जो दिया गया है, गिवन मास जितने मास में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं उसको गिवन मास कहते हैं। तो गिवन मास है आपका 100 ग्राम, ठीक। और मोलर मास कैसे निकलेगा भाई, तो मोलर मास कैसे निकलता है, तो जितने एटम प्रेजेंट हैं उन सभी एटम के एटॉमिक मासेज को ऐड कर देंगे, जितने एटम हैं उन सभी एटम के एटॉमिक मासेज को ऐड कर देंगे ना, तो उसका मोलर मास हो जाएगा। तो मोलर मास ऑफ NaCl कैसे निकलेगा, तो कौन कौन से एटम है इसमें, एक Na है और एक Cl है। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। अब ये याद कीजिएगा, आप लोग नहीं याद करोगे तो मैं क्या करूँ। NaCl का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास 23, और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58 ग्राम, 538 325 58 ग्राम। अब गिवन मास भी मिल गया, मोलर मास भी मिल गया, मिला कि नहीं बताइए, मिला ना, गिवन मास भी मिल गया और मोलर मास भी मिल गया। तो जब गिवन मास और मोलर मास दोनों मिल गए, गिवन मास और मोलर मास दोनों मिल गए, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 100 और डिवाइडेड बाई मोलर मास 58 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 58 में 100 से डिवाइड करोगे तो आइए डिवाइड करके हम लोग चेक करते हैं। 58 डिवाइडेड बाई 100, इतना भी लिख सकते हो, 58 बाई 100 बाई 58 मोल्स, और कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो कि कितना मोल होगा। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 58 में 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक बार जाएगा 58 2 10 में से 5 गया 4 42 होगा। फिर पॉइंट वाले जाके 0 उतारेंगे, 8 बार जाएगा, 8 बार नहीं 7 बार जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1.7 मोल्स। यानी क्या कैलकुलेट हुआ हमारा कि 100 ग्राम NaCl में कितने मोल्स हैं, तो 100 ग्राम NaCl में 1.7 मोल्स हैं। ऐसे ही और एग्जाम्पल हो गया शुगर का। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। गिवन मास में मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो आपका मोलर मास निकल जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे पहला एग्जांपल था 100 ग्राम NaCl में। अगर एक और एग्जांपल आपको दें कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 200 ग्राम ऑफ शुगर, यानी 200 ग्राम चीनी में मोलों की संख्या निकालें। तो चीनी का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, C12H22O11। अक्सर ये फार्मूले दिए रहते हैं आपको, जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो दिए जाएंगे। तो देखिए अब क्या निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो N इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो चूंकि गिवन मास हमको पता है 200 ग्राम, तो सिंस गिवन मास इक्वल टू आपको पता है, गिवन मास इक्वल टू कितना दिया गया है 200 ग्राम, आपको पता ही है, इतना तो क्लियर है कि गिवन मास 200 ग्राम है। अब मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास
मोलर मास ऑफ शुगर। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं? तो उसमें जितने एटम हैं सभी एटम के एटॉमिक मासेज को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? मोलर मास मिल जाएगा। तो देखिए पहले क्या है, शुगर का फार्मूला है C12H22O11। तो निकालेंगे तो देखिए कार्बन कितने हैं? 12, और एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। तो एक कार्बन का 12 और टोटल 12 कार्बन, तो 12 गुणे 12, एक का 12 तो 12 का 12 गुणे 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कितने हाइड्रोजन है? 12, सॉरी 22 है, तो 1 गुणे 22। और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, कितने ऑक्सीजन है? 11। तो मल्टीप्लाई करेंगे 144 प्लस 22 और प्लस 6 11 176, सबको जोड़ेंगे तो 2 4 और 342 ग्राम आएगा इसका मोलर मास, यानी गिवन मास 200 ग्राम और मोलर मास आ गया 342 ग्राम। निकाल लोगे ना इसे, जितने भी एटम है सभी एटम के एटॉमिक मासेज को ऐड कर देंगे, टोटल करके ऐड कर देंगे, आपका मोलर मास निकल जाएगा उस सब्सटेंस का। और मोलर मास का डिवाइड, यानी मोलर मास से गिवन मास में डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 200 ग्राम, और मोलर मास कितना आ गया आपका? हाँ, मोलर मास आपका 342। इसको इतना भी मोल्स लिख सकते हैं 200/242 मोल, या इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि जो नियर अबाउट आएगा आपका 0.587 मोल्स। क्लियर है? इस तरह से तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दिए तो आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे तो मोलरिटी भी कैलकुलेट हो जाएगी और मोलरिटी भी कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर है? ये कोई डाउट इसमें? चलिए अब अगला टॉपिक है आपका, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बताने के लिए 7वीं टॉपिक है, 7वां मेथड है मोल फ्रैक्शन। ये मिटा दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। जो 7वां है वो है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसको कहते हैं मोल प्रभाज, 7वां मेथड है, 7th नंबर मेथड 7वां नंबर मेथड है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसको x से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे मास बाई मास पढ़े आप, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पढ़े, वैसे ही एक मोल फ्रैक्शन है। तो वहाँ पे मास का मास से निकाल रहे थे, जैसे मास बाई मास परसेंटेज में आप क्या कर रहे थे कि मास ऑफ गिवन कंपोनेंट यानी सॉल्यूट या सॉल्वेंट, जनरली सॉल्यूट लेते थे, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में क्या कर रहे थे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वैसे ही यहाँ पर भी करना है। ये जो मोल फ्रैक्शन है यहाँ पर भी यही करना है कि जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल किस जो नंबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। तो ये क्या है? ये मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है। मोल फ्रैक्शन क्या है? इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो। मोल फ्रैक्शन का इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो। किसका रेशियो भाई? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of one component, moles of one component, of one component to the number of moles of one component to the total number of mole of solution, to the total number of moles of solution। यानी मोल फ्रैक्शन क्या होता है तो समझेंगे कि मोल फ्रैक्शन को एक से लिखते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। तो देखिए कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो। ये क्या है? एक अनुपात है। किसका अनुपात है?
तो उस किसी भी सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का, तो सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं, हम लोग जिस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो हमारा सॉल्यूशन कौन सा है, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन में कुल कितने कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, वन सॉल्यूट और वन सॉल्वेंट। तो देखिए यहाँ पर समझेंगे कि इट इज डिफाइंड एज या इट इज द रेशियो। ये क्या है, एक रेशियो है। रेशियो मतलब अनुपात है। किसका अनुपात है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट, चाहे सॉल्यूट कंपोनेंट लें या सॉल्वेंट कंपोनेंट लें, यानी किसी भी एक कंपोनेंट के मोलों की संख्या या किसी भी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ जब निकालते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को लिखते हैं एक्स से। एक्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, ये इसको लिखते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट लिखते हैं, एन से। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स को किससे लिखते हैं, एन से। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, तो चूंकि हमारा सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, सॉल्यूट यानी कंपोनेंट ए और सॉल्वेंट यानी कंपोनेंट बी। अगर सॉल्यूट के मोल की संख्या लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, एन ए, क्योंकि ए कंपोनेंट है। और अगर सॉल्यूट के मोल की संख्या लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, एन बी, क्योंकि कंपोनेंट बी है। और जब एन ए प्लस एन बी मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, जब एन ए प्लस एन बी, तो पूरे सॉल्यूशन के मोल बन जाएंगे। तो देखिए, अगर हमको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना हो बच्चे, अगर हमको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना हो, पहला देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन किससे लिखते हैं, एक्स से। और चूंकि किसके लिए निकालना है, ए कंपोनेंट, क्योंकि सॉल्यूट ए कंपोनेंट है, तो एक्स ए बराबर क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, किस कंपोनेंट के मोल की संख्या, जिस कंपोनेंट का निकालना है। तो कंपोनेंट कौन सा है, सॉल्यूट को ए कंपोनेंट कहते हैं, तो इसके मोलों की संख्या हो गई एन ए अपॉन टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में टोटल मोल्स किसके होंगे, सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट होंगे ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये हो जाएगी कंपोनेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये निकल जाएगा। या कंपोनेंट ए भी कह सकते हैं, सॉल्यूट या कंपोनेंट ए। अगर यही आपसे कहें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालिए, तो सॉल्वेंट को क्या कहते हैं, कंपोनेंट बी कहते हैं, कंपोनेंट बी। अगर इसके मोल की नंबर निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन को लिखते हैं एक्स, किसका निकालना है, बी का, तो एक्स भी हो जाएगा इक्वल टू क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट कौन सा है, बी, तो बी के लिए नंबर ऑफ मोल्स एन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। तो टोटल मोल क्या हो जाएंगे, एन ए प्लस एन बी। इस तरह से तो मोल फ्रैक्शन निकलता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, ओनली रेशियो है, और रेशियो की कोई यूनिट होती है नहीं। तो चलिए, आप लोग मोल फ्रैक्शन और नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना सिखाए हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालना सिखाए हैं। पीछे तुरंत वीडियो को रिवर्स कीजिए, पीछे कीजिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं, तो इसमें जितने एटम होंगे सभी एटम के एटॉमिक मासेज को टोटल करके जोड़ देंगे, एक साथ सम कर देंगे, वो आपका मोलर मास निकल जाएगा। और मोलर मास का डिवाइड, यानी मोलर मास को, जैसे गिवन मास में मोलर मास है, जो दिया गया मास है, उस मास में मोलर मास जो कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला से, उसमें से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाते हैं। क्लियर है।
तो चलिए, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों आपको समझ में आया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर होगा तो मोलैरिटी होगा, और जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट होगा तो उसका क्या कहेंगे हम लोग, मोलैलिटी कहेंगे। 1 kg सॉल्वेंट में होगा तो मोलैलिटी, और 1 लीटर सॉल्यूशन में होगा तो मोलैरिटी। क्लियर है? पार्ट पर मिलियन, अगर हम किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन, जब किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, वेरी लेस अमाउंट में होगा, अगर उसको 100 पार्ट, 1000 पार्ट, 10,000 पार्ट में इजीली नहीं बता सकते तो उसके लिए हम मिलियन पार्ट को लेते हैं, और जब मिलियन पार्ट में सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को बताते हैं तो उसको कहते हैं पार्ट पर मिलियन। मास बाई वॉल्यूम परसेंट आपको बताया कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है सब चीज़ें? तो ये सारे फार्मूले आप लोग पढ़िए, जो चीज़ डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइए, मैं उसको दूर कर दूंगा। अब रही बात आगे की, तो आगे अभी हाँ एक टॉपिक और बचा है, नॉर्मेलिटी, कंसंट्रेशन बताने के लिए नॉर्मेलिटी बची है। तो जो अगला लेक्चर या अगला वीडियो मैं आपको बताऊंगा वो नॉर्मेलिटी थोड़ी वास्ट टॉपिक, बड़ी टॉपिक है नॉर्मेलिटी, बहुत बड़ी टॉपिक है, थोड़ा बोलते बोलते दिक्कत हो रही है इसलिए थोड़ा जबान लटपटा रही, तो उसके लिए आपसे सॉरी। देखिए, तो अगला जो टॉपिक है वो आपका नॉर्मेलिटी है, और नॉर्मेलिटी थोड़ी बड़ी टॉपिक है तो इसलिए उसको इस लेक्चर में मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, और उस नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मेलिटी के साथ कुछ न्यूमेरिकल के पोर्शन भी होंगे, जो न्यूमेरिकल आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे और इन सभी फार्मूलेज पर आधारित होंगे, इन्हीं सब फार्मूले पर बेस्ड होंगे। उन सभी न्यूमेरिकल को मैं अपने अगले लेक्चर में ऐड कर दूंगा आपके लिए, आपको दूंगा वीडियो बना के उसका। तो चलिए, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और मुझे विश्वास है कि आपने ये लेक्चर एंजॉय किया। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत, सबको बाय बाय।